तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको ले आया हूँ वाई डू वी फॉल इल के पार्ट 3 में। तो आज हम स्टडी करेंगे, बहुत दिनों बाद स्टडी करेंगे पार्ट 3। आपके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, मुझे खबर थी, या फिर अभी ख़त्म हो गए होंगे या एक आध बचा हुआ होगा। मेरे भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, इसीलिए ही लेट हो गया। ठीक है, चलो तो आज देखते हैं, देरी ना करते हुए आज शुरू करते हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है, आज हम काफ़ी कुछ कवर करने वाले हैं। देखिए, आज हम कवर करेंगे डिजीजेस एंड इट्स कॉजेज में। हमारा ये वाला पार्ट बच गया था बस, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज। ठीक है, फिर हम अगला करेंगे इन्फेक्शियस डिजीजेस में हम क्या कवर करेंगे, इन्फेक्शियस एजेंट्स कवर करेंगे, मीन्स ऑफ स्प्रेड कवर करेंगे, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस को समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो भाई, हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में समझा था कि डिजीज कैसे होता है ना। तो मैंने आपको इन्फेक्शन वाला पार्ट समझाया था कि भाई इन्वेजन हो जाता है तो ऐसे हमें डिजीज हो जाता है। तो ना ये डिजीज कॉज करने के ही ना दो कॉजेज हैं। कॉज ऑफ डिजीज यहाँ लिख देते हैं, कॉजेज ऑफ डिजीज। मेरी अब राइटिंग देखो इससे अच्छी आने लगी है, इम्प्रूव कर रहा हूं मैं भी। ये दो हैं, एक है इन्फेक्शियस कॉज, एक है नॉन इन्फेक्शियस कॉज। ठीक है ना। तो मैंने जो आपको तो इन्फेक्शियस कॉज मतलब डिजीजेज ना दो तरीके से हो सकते हैं। डिजीजेज के कॉजेज मेनली टू में हम क्लासीफाई करते हैं। एक इन्फेक्शियस तरीके से हो सकता है, एक नॉन इन्फेक्शियस तरीके से हो सकता है। अब इन्फेक्शियस तरीका क्या होता है? इन्फेक्शियस तरीका का मतलब है कि हमें ना माइक्रोब्स ने हम पे अटैक कर दिया। अब चलो थोड़ा कलर वलर बदलते हैं। इसमें क्या होता है? माइक्रोब्स अटैक। इसमें हमें ना माइक्रोब्स अटैक कर देते हैं। माइक्रोब्स में आप कह सकते हैं बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, हम आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इन्फेक्शियस कॉजेज में माइक्रोब्स वगैरह हम पे अटैक कर देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। अब ये क्या करते हैं ना, ये एक एक्सटर्नल कारण है, बॉडी में कुछ नहीं हुआ है। मेरी बॉडी, मैं अपनी बॉडी की क्यों बात करूं। हमने एक करेक्टर ढूंढा था, वेंकी, आ जाओ भाई वेंकी, जरूरत है मुझे तुम्हारी। वैसे जरूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आता है ये। देखते हैं आज क्या करेगा। ये वेंकी है, बेचारा बीमार सा लग रहा है। तो इस पे ना, इसको ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, इसको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। अब बैक्टीरिया क्या है? एक माइक्रोब है। और भाई ऐसा तो है नहीं इसके बॉडी के अंदर ही बैक्टीरिया होगा जिसने इसे बीमार किया होगा। हमारे बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब होते हैं, लेकिन वो ना हमारे फ्रेंड्स होते हैं। भाई फ्रेंड है, दुश्मन भी है। बाहर वाले हमारे दुश्मन है, वो बाहर पे आके हम पे अटैक कर दिया। इस वेंकी पे अटैक कर दिया। ठीक है, ये है हमारा वेंकी। वेंकी पे अटैक कर दिया, ये बेचारा बीमार हो गया, है ना। वैसे ये ना खुद का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता है। तो इन्फेक्शियस में आप समझ पा रहे होंगे कि बाहर से अटैक होता है। जनरली जो बाहर के एजेंट्स है ना, एक्सटर्नल एजेंट्स, वो अटैक करते हैं। वेयर एज दिस इज समथिंग विच इज कॉज्ड बाय इंटरनल कॉज, वी कैन से इट इज इंटरनल कॉज। इंटरनल कॉज कैसे? किसी को कैंसर हो गया है, किसी एक्स पर्सन को कैंसर हो गया है, तो ये ना किसी ने, माइक्रोब ने अटैक नहीं किया है उस पर तो उसे कैंसर हो गया, नहीं। उसके बॉडी में सेल्स के रैपिड डिवीजन की वजह से, लगातार अनकंट्रोल डिवीजन की वजह से उसको उसको कैंसर हुआ है। ठीक है भाई, कहते हैं ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हम कह देते हैं, वो इन नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ डिजीज की कैटेगरी में आते हैं।
क्यों? क्योंकि बॉडी के बाहर से कुछ गड़बड़ नहीं हुई है, बॉडी के अंदर गड़बड़ हुई है, इसीलिए हम बीमार हुए हैं या कोई बंदा बीमार हुआ है। वेयरएज यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इन्फेक्शियस कॉज में क्या हो रहा है, हमारी बॉडी एकदम सही है, बाहर से कोई एक्सटर्नल एजेंट है वो हम पे अटैक करता है। वी कैन से इट इज एक्सटर्नल कॉज। यहां लिख लेते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं ये क्यों होता है। थोड़ा टेबल थोड़ा सा टेढ़ा सा बन गया है, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करो। ये एक्सटर्नल कॉज है और क्या कहते हैं, ये वाला इंटरनल कॉज है। ये थोड़ा ना जीन डिसऑर्डर के वजह से हो सकता है, डिसऑर्डर। इसके एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं आप? कॉमन कोल्ड ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या लिया जा सकता है? इसका एग्जाम्पल लिया जा सकता है कैंसर, है ना। तो अब आपको शायद ये समझ आ गया होगा कि इसमें इन्वेजन होता है, इसमें बाहर के जो एक्सटर्नल एजेंट्स हैं ना वो आपके हमारी बॉडी को इन्वेड कर लेते हैं, वेयर एज नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में हमारे अंदर ही गड़बड़ चल रही होती है। चलिए, इन्फेक्शियस एजेंट्स। भाई मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि बाहर के जो एजेंट्स, मतलब बाहर की ना कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हमें आके बीमार करते हैं, और वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को मैंने कहा माइक्रोब्स। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स क्या हैं? इन्फेक्शियस एजेंट्स भी वही हैं, these are the microbes which causes disease। ठीक है, सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि ये माइक्रोब होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं। फिर दूसरी बड़ी बात कि इन्फेक्शियस एजेंट्स, हमें ये तो पता लग गया कि भाई बॉडी के बाहर से ये लोग आए हैं हम पे हमला करने, ये विदेशी लोग हैं। अब इन्फेक्शियस एजेंट्स कैसे हो सकते हैं? दो टाइप के हो सकते हैं। ओह, थोड़ा इसे मिटाना पड़ेगा। इन्फेक्शियस एजेंट्स एक हो सकते हैं हमारे सिंगल सेल्ड, यूनिसेलुलर, एक हो सकते हैं ये हमारे मल्टी सेल्ड। वी कैन से हियर इट इज मल्टी सेलुलर, और यहाँ पे ये यूनिसेलुलर। ठीक है भाई, या तो जो वो एक्सटर्नल एजेंट होगा वो एक सेल होगा, मतलब उसकी एक सेल, मतलब वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा, या फिर जो बाहर से आ रहा है वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब इनके ज़रा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यूनिसेलुलर में क्या क्या एग्जाम्पल है। तो हमारे यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर इन्फेक्शियस, अब मैं ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। इन्फेक्शियस एजेंट्स का क्या क्या एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया, वायरस हो गया, एक है मल्टी सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट्स। ये कौन कौन हो गए? ये हमारे हो गए वॉर्म्स, आगे पता चलेगा ये वॉर्म्स वगैरह, और हो गए फंजाई। तो ये मैंने आपकी एनसीईआरटी में से लगाया है, ये कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स वगैरह में। तो ये किसका इमेज दिख रहा है आपको?
ये वाला, ये आपको दिख रहा है सार्स वायरस का। क्या है? सार्स। सार्स का क्या फुल फॉर्म होता है? सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमने आपको सार्स दिखाया है। पता है जो ये कोविड-19 अभी चला था ना, ये ना इसी का ही माना जाता है, इसी वायरस इसमें म्यूटेशन हुआ इन्हीं वायरसेस में, और हमारा एक वो बना नया वायरस, जिसे इसे जब भी तो कोविड-19 वाले वायरस को कहा जाता है सार्स 2 कोविड करके कुछ कहा जाता है। मतलब इन्हीं वायरस में म्यूटेशन होके हमारा कोविड-19 वाला वायरस बना है। ठीक है, यही वो वायरस है। तो आपको कल्प्रेट मिल गया है, अलग बात है आप सज़ा नहीं दे सकते हो। तो यहाँ मैं सार्स का फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ये होता है सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी। अब रेस्पिरेटरी से आपको क्या पता चल रहा होगा भाई, कहीं ना कहीं हमारे ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को अफेक्ट करेगा। हाँ सॉरी, मैं भी ऑर्गन ही लिख रहा था, सिंड्रोम ऐसा। सिंड्रोम, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये क्या है? ये पिक्चर है स्टेफाइलोकोकाई की। ये भी एक बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, विच कैन कोज एक्ने। ये आपको जब पता है, आप लोग जब एडोलेसेंट, आप अभी भी एक एडोलेसेंट्स वाली एज में हो, तो ना उसमें क्या होता है ना, फुंसियाँ हो जाती हैं। कहते हैं ना अगर तुम अपने चेहरे को साफ वगैरह नहीं रखोगे तो आपके फुंसियाँ हो जाएंगी। तो वो फुंसियाँ असल में क्या होती हैं, और जब ये फुंसियाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है ना बहुत बुरी वाली, तो वो सिचुएशन होती है एक्ने की। मतलब कि आप एडोलेसेंस वाली एज में हैं, आप लगा लो 16-17 साल वाली एज में, जिस एज में मैं हूँ 15 से 17 साल, इन बीच में ना फुंसियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। और जो ये फुंसियाँ होती है ना, ये वैसे तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ये ना थोड़ी अनहाइजीन की वजह से होता है। जब हम अपने हाइजीन को मेंटेन नहीं करके चलते हैं तो क्या होता है कि भाई गंदगी में भाई ये बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, और फिर ना ये एक बीमारी कर देते हैं, ये एक्ने। तो जब बहुत ज़्यादा फुंसियाँ होने लगे ना, बहुत ज़्यादा फुंसियाँ हो रही हैं, वो एक्नी है। और वो एक्नी कौन कर रहा है? ये क्या है? ये स्टेफाइलोकोकाई है। ठीक है, ये है ट्रिपैनोसोमा। ये थोड़े खतरनाक से नाम है। ये एक प्रोटोजोआ है। हाँ, मैंने जो पिछला स्लाइड में लिखा था एग्जांपल्स इन्फेक्शियस एजेंट्स में, उसमें आप प्रोटोजोआ भी लगा लेना है। प्रोटोजोआ भी कॉज करता है, वो भी एक इन्फेक्शियस एजेंट है। अब ये ना स्लीपिंग सिकनेस के लिए है। ट्राइपनसोमा क्या करता है? ये एक प्रोटोजोआ है और ना ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है। अब तुम सोच रहे होगे कि सोना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरूरत से ज़्यादा सोना भी नुकसानदायक है। अब ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कहाँ गया मेरा? हाँ, ये रहा। द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू अ सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल टू गिव एन आइडिया ऑफ स्केल। ये कुछ नहीं है, ये इसमें लिखाया हुआ है कि भाई ये एक रेड ब्लड सेल है, बस, और कुछ नहीं है ज़्यादा। रेड कलर लेते हैं यार, इसमें दिखता रहेगा ना। हाँ चलो नेक्स्ट स्लाइड। ये है लेशमेनिया। ये है लेशमेनिया द प्रोटोजोन। ये भी प्रोटोजोआ है, और ये क्या करता है? ये काला आजार कॉज करता है। ओहो, थोड़ी लाइन बिगड़ गई है, सॉरी। ये काला आजार कॉज करता है। द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग while a cell of immune system lower right has gripped on two whips of the dividing organism and is sending cell processes up to eat up the organism. The immune cell is about 10 ये बस ये कंडीशन दे रहा है बेसिकली। यहाँ पे आपको बस क्या ध्यान रखना है कि भाई ये लेशमेनिया का इमेज है, और इन्होंने जरा वाइट ब्लड सेल को भी शो किया है लोअर राइट पे, है ना। तो जनरली ये लेशमेनिया एक प्रोटोजोआ है, और क्या कॉज करता है? ये काला आजार कॉज करता है। ठीक है, ये है एक राउंड वॉर्म, एडल्ट राउंड वॉर्म, इन्फेक्शियस एजेंट्स में था ये, याद करो।
ये इसका नाम दिया हुआ है, जो फर्दर इसका साइंटिफिक नेम होता है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने सुना है पेट के कीड़े, ये इन्हीं ना वॉर्म्स, ये जो कीड़े हैं ना ये वॉर्म्स ही होते हैं। ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ना जैसे थोड़ा हम गंदा खाना खा रहे हो जैसे, तो उसके थ्रू, ये गंदगी के थ्रू हमारे बॉडी में चले जाते हैं, और फिर बॉडी में जाने के बाद ये ना हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, और ना वहीं फर्दर अपनी ग्रोथ करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्यों जाते हैं भाई? पेट में रहेंगे तो थोड़ा खतरा रहेगा, क्योंकि एसिड होता है पेट में, कुछ तो अफेक्ट डालता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चले गए, और ना वहीं सारा फूड डाइजेस्ट होके आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है फूड, ब्लड में जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से ही, तो वहां पे ऑलरेडी इतना बढ़िया खाना डाइजेस्ट होके आया है, न्यूट्रिएंट्स आए हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये कीड़े क्या करेंगे, ये वॉर्म्स क्या करेंगे, उस खाने को रख लेंगे। आया समझ? इसीलिए ये इंटेस्टाइन में बैठे होते हैं कि भाई खाना आएगा, ब्लड में नहीं जाने देंगे, खुद खा लेंगे। चलो, अब हम आ गए हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड पे। ये जो हमारे डिजीजेस होते हैं ये स्प्रेड कैसे होते हैं? तो बेसिकली ये स्प्रेड होते हैं बाय एयर, ये स्प्रेड होते हैं बाय वाटर, ये स्प्रेड होते हैं बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, और ये स्प्रेड होते हैं बाय वेक्टर्स। ये फिजिक्स वाला वेक्टर्स नहीं है, बायो वाला वेक्टर्स है। यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं कौन से होते हैं। एग्जाम्पल हमारा कॉमन कोल्ड, ये स्प्रेड होता है। और कौन सा होता है हमारा, वी कैन से कोविड-19, भैया ताज़ा ताज़ा नाम है। वाटर से कौन से हो जाते हैं, क्लोरेला, इसका स्पेलिंग ये क्या हुआ, एक मिनट, क्लोरेला इससे स्प्रेड होता है। क्या हो रहा है ये, क्लोरेला, शायद इसकी मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो, वाटर के वाले डिजीज की। कोलेरा होता है, कोलेरा होता है, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, याद आ गया मुझे, कोलेरा होता है वो। कोलेरा। सेक्सुअल कांटेक्ट से कौन से होते हैं, एड्स हो सकता है आपको, और साइफिलिस हो सकता है, ठीक है, और बाय वेक्टर्स आपको हो सकता है मलेरिया। ऑर्गन्स में, तो यहाँ पे हम समझते हैं, देखो जो कॉमन कोल्ड और कोविड-19 है ये वायरस कॉज करते हैं। थोड़े से यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं हम, वायरस वाले डिजीज देख लेते हैं, यहाँ बैक्टीरिया वाले देख लेते हैं, ठीक है, और यहाँ फंजाई वाले देख लेते हैं, और यहाँ कुछ फिर प्रोटोजोआ वाले देख लेंगे, कलर बदलते रहे ना। वायरस वाले कौन से हैं, एड्स हो गया आपका, और क्या हो गया, एड्स हो गया आपका, कोविड-19 हो गया, एक इन्फ्लुएंजा, या एग्जाम्पल्स हैं आपको याद करने, इन्फ्लुएंजा और ये कॉमन कोल्ड, ये ठीक है। बैक्टीरिया से कौन से होते हैं, वही कोलेरा, जिसका मैं अभी स्पेलिंग भूल गया था, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया हो सकता है, और भी बैक्टीरिया से कई सीरियस डिजीजेस हो जाते हैं, ओके, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं इसके। अब फंजाई से क्या होता है, फंजाई से ना थोड़े स्किन रिलेटेड डिजीज होते हैं, स्किन रिलेटेड डिजीजेस, ये जो खुजली वगैरह होती रहती है ये कहीं ना कहीं इन्हीं की ही वजह से होती है।
अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की जगह नहीं बची है। ओके, वी विल कवर दैट। तो अब हम ना इनको स्पेशली समझते हैं कि आखिरकार कैसे होते हैं ये। देखिए, एयर से कैसे स्प्रेड होते हैं। भाई किसी को कॉमन कोल्ड है और उसने छींक दिया, तो उसके जो नाक में से ड्रॉपलेट वगैरह निकले, उन्हीं से ही, नाक से कैसे निकलेंगे, सॉरी, मुंह से जो ड्रॉपलेट वगैरह निकले छींकते हुए, क्या करेंगे, वो ना एयर में चले जाएंगे। और जो हैवी ड्रॉपलेट्स होंगे वो तो नीचे ही सेटल हो जाएंगे तुरंत, और जो लाइट ड्रॉपलेट्स होंगे ना वो कई किलोमीटर तक, दूर दूर तक ट्रेवल करते रहेंगे। और भाई एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन उन ड्रॉपलेट्स को अपने इनहेल करेगा। भाई ड्रॉपलेट्स कहाँ है, एयर में है। उस हेल्दी पर्सन ने ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लिया, वो भी तो एयर ही ब्रीथ कर रहा है, एयर ही इनहेल कर रहा है? ठीक है, तो नया इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वो जो हेल्दी पर्सन है वो भी इन्फेक्ट हो जाएगा। अब जैसे कोविड-19 था, कहते थे ना ये ऐसे खांसना, क्यों कहते थे भाई? अगर ऐसे खांस देंगे जैसे नॉर्मल तरीके से तुम सब खांसते हो, मैं भी खांसता हूँ, उससे क्या होगा भाई, दूर दूर तक हमारे ड्रॉपलेट जाएंगे और वो हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट कर देंगे, और यहाँ हम वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एयर से तो ऐसे होता है। अब वाटर से कैसे होता है? देखो, जो एक पर्सन है वो, उसका ना गट जो है वो इन्फेक्टेड है। गट से मतलब, गट से माने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। थोड़ा भारी भरकम नाम है अभी तुम्हारे लिए, लेकिन तुम इसे ना समझ जाओगे। गैस्ट्रो का क्या मतलब होता है? गैस्ट्रो का मतलब होता है स्टमक, इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल। ठीक है, आ गया होगा समझ। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अगर किसी का इन्फेक्टेड है, उसमें कोई माइक्रोब ने इन्वेड कर लिया है वो पार्ट, तो क्या होगा, जो एक्सक्रीटा आएगा, जो एक्सक्रीट करेगा पर्सन अपने गट के थ्रू, वो भी इन्फेक्टेड आएगा, है ना, वो भी इन्फेक्टेड ही होगा उससे। अब भाई पहले क्या होता था ना, इतने शौच की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ये भाई आज तो क्या है भाई, थोड़ा सा हिसाब सही हो गया, वरना पहले क्या होता था भाई, नदी किनारे लोग ये एक्सक्रीटा अपना निकालते थे, तो वो क्या होता था, नदी में पानी के थ्रू वो एक्सक्रीटा जाते जाते वो ताजे पानी में मिल जाता था, हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर में। और दूर दराज में कोई जो औरत, मतलब दूर दराज में कोई एक हेल्दी पर्सन है, वो उस वाटर को ले लेगा। चलिए एक और बार समझाता हूँ। होगा क्या कि एक पर्सन ए है, वो अभी उसका ना गट इन्फेक्टेड है, उसका गट इन्फेक्टेड है, गट से मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, वो इन्फेक्टेड है। तो जो उसका एक्सक्रीटा होगा, एक्सक्रीटा किसके थ्रू आता है, गट के थ्रू आता है, ठीक है, तो वो भी इन्फेक्टेड आएगा। जो हमारा एक्सक्रीटा होगा वो इन्फेक्टेड आएगा। और अगर कोई किसी ने अपना एक्सक्रीटा रिलीज आउट किया एक ड्रिंकिंग वाटर के पास में, तो वो एक्सक्रीटा है ना, वो वाटर में मिक्स हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना मतलब पैथेटिक सिचुएशन है ये। वो उसमें मिक्स हो जाएगा और वो जो माइक्रोब्स होंगे ना, वो भी उस वाटर में, उस हेल्दी वाटर में चले जाएंगे। भाई अब नदी है, नदी तो चलती रहेगी। भाई अब नदी गई दूर में, दूर किसी गांव में, अब गांव ने गांव के किसी आदमी ने, या कहीं का भी ले लो, किसी आदमी ने, दूसरे आदमी ने जो हेल्दी है, उसने वो पानी ले लिया। अब वो उसने क्या सोच के लिया, भाई अच्छा पानी है, नदी का पानी है, लेकिन नदी में क्या हो चुका है, नदी तो इन्फेक्टेड हो चुकी है, पानी इन्फेक्टेड हो चुका है। क्यों हो चुका है? एक्सक्रीटा की वजह से हो चुका है, एक्सक्रीटा में माइक्रोब्स थे, इस वजह से हो चुका है। अब वो इन्फेक्टेड पानी पिएगा, सॉरी, इन्फेक्टेड पानी पिएगा और फिर वो खुद भी बीमार हो जाएगा। ये होता है, इसीलिए वाटर के थ्रू होते हैं ये स्प्रेड आउट। आया समझ? वाटर के थ्रू कैसे होते हैं। और एक है सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू। तो ये जो एड्स वगैरह है, सबसे पहले ना मैं एड्स की आपको फुल फॉर्म बताता हूँ, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल कंप्लीटली बॉडी से जा नहीं सकता है। तो जो एड्स है और साइफिलिस है, साइफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये जो है ना, ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होते हैं। ये नॉर्मल फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होते, ये सेक्सुअल कांटेक्ट से ही होते हैं, ठीक है। और एक है बाय वेक्टर्स। अब ये वेक्टर्स क्या है, ये फिजिक्स वाला वेक्टर्स नहीं है, फिर से बता देता हूँ। ये वेक्टर्स क्या है, असल में एक इन्फेक्टेड पर्सन है। अब जैसे मच्छर का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक मच्छर है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मच्छर किसी को भी पसंद नहीं होती है,
एक इन्फेक्टेड पर्सन ए है, मच्छर ने जाके उसे काटा, ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन बी है, फिर उसी मच्छर ने जिसने ए को काटा था उसी ने ही बी को जाके काट लिया। अब बी भी बीमार हो गया, पर्सन बी भी, क्यों? क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गया ना, वो मच्छर ने उसे काट लिया, उसका इन्फेक्शन एक तरीके से ट्रेवल हुआ। तो ये मीन्स ऑफ स्प्रेड हुआ कि नहीं हुआ? मच्छर ने ये डिजीज कैरी किया पर्सन ए से पर्सन बी तक, और क्योंकि ये इंटरमीडिएट है, ये बीच में है, बोलो, पर्सन ए और पर्सन बी के बीच में ये मच्छर है, यही तो कैरी कर रहा है, यही तो ले जा रहा है ना, ये इंटरमीडिएट है, इसीलिए इन्हें हम कह देते हैं वेक्टर्स। सो वेक्टर्स आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर इंटरमीडिएट, ठीक है, और ये बेसिकली क्या कॉज करते हैं? मलेरिया वगैरह। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कि जो बाहर से माइक्रोब वगैरह आ रहा है हमारी बॉडी के थ्रू, वो किस रास्ते से आ रहा है। हमारे कई पाथवेज है ना भाई अंदर घुसने के, वो किस तरीके से आ रहा है, कैसे आ रहा है, और वो एक्चुअली आके इफेक्ट क्या डाल रहा है, हम उस तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कई जो माइक्रोब्स होते हैं वो आते हैं हमारे इनके पाथवेज हैं बेसिकली, ये आ जाते हैं हमारे ब्रीदिंग के थ्रू। थोड़ा सही से लिख लेते हैं इसे, दे कम थ्रू ब्रीदिंग, ठीक है, ब्रीदिंग से आ जाएंगे, वो जो ड्रॉपलेट अभी हमने एग्जांपल लिया उससे आ जाएंगे, और फिर ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में को इन्वेट कर लेंगे, एंड दे आर लाइकली टू अफेक्ट। अब जो ऐसे ब्रीदिंग वाले ट्रैक्ट से आएगा ब्रीदिंग ट्रैक मतलब हमारे नेजल पैसेज के थ्रू आएगा, जो हमारे थ्रोट के थ्रू बेसिकली आएगा, दे आर लाइकली टू अफेक्ट लंग्स, ठीक है भैया। ब्रीदिंग के थ्रू आया, मेरा जो ये ब्रीदिंग ट्रैक है, ट्रैक नहीं, इसे ट्रैक्ट करके लिखते हैं, कोई बात नहीं, क्या सीधा लिख दो यार, थ्रू ब्रीदिंग, ये ट्रैक व्रैक छोड़ो, ठीक है। थ्रू ब्रीदिंग ये किसको अफेक्ट करेंगे? लंग्स को अफेक्ट करेंगे। जैसे हम कोविड-19 का एग्जांपल लें तो भाई जब हम सांस वास ये कहाँ का कर रहे थे, ये लंग्स में दिक्कत कर रहे थे हमारे कोविड-19 वाले जो माइक्रोब्स थे, वायरस थे, और ये हम कहते थे सांस के थ्रू ही हम ले रहे हैं। कहाँ से घुस सकते थे? नाक के थ्रू घुस सकते थे, आँख के थ्रू घुस सकते थे, ठीक है। तो नाक के थ्रू घुस सकते थे, थ्रू नोज, इट मीन्स कहीं ना कहीं हमारा ये जो ब्रीदिंग वाला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उसके थ्रू आ रहे हैं, तो ये हमारे किसको अफेक्ट करते हैं? लंग्स को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर ये हमारे आ रहे हैं थ्रू गट, सो ये किसको अफेक्ट करेंगे? लाइकली टू अफेक्ट गट ओनली। अब जैसे कोलेरा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, थ्रू गट। कई कैसे आते हैं? मतलब आप समझ रहे होंगे कि मतलब जो जहाँ से आता है वो कहीं ना कहीं उसी रास्ते को अफेक्ट कर देता है। अब कई ऐसे भी होते हैं वो आते कहीं और से हैं लेकिन अफेक्ट किसी और को करते हैं, जैसे एड्स वाला वायरस, जो ये HIV है, ये कहाँ से आता है? ये आता तो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू है लेकिन अफेक्ट कर देता है हमारे लिम्फ नोड्स को, ठीक है। मतलब ये आता कहीं से है, अफेक्ट कहीं और करता है, तो ये HIV हो गया। अब जैसे हमारा ब्रेन फीवर जो है वो भी कैसे करता है? ब्रेन फीवर में मॉस्किटो वो होता है, मॉस्किटो बाइट से ब्रेन फीवर भी, मॉस्किटो ने हमें काटा और हमारे ब्लड के थ्रू फिर ये ब्रेन को अफेक्ट करे, मतलब जहाँ से घुसा है। मतलब अगर देखो, अगर वैसे सिंपल एग्जांपल दें, अगर ये ब्लड के थ्रू घुसा तो इसे कहीं हर्ट वर्ट में गड़बड़ करनी चाहिए थी, लेकिन ये कहाँ गड़बड़ कर रहा है? ये सीधा गड़बड़ कर रहा है हमारे दिमाग पे, ठीक है। ये हो गया, और लाइक हो गया हमारा ब्रेन फीवर।
क्या हो रहा है ये, ब्रेन फीवर कॉजिंग माइक्रोब, ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं थ्रू डिफरेंट पाथवेज एंड अफेक्ट डिफरेंट सिस्टम्स। बल्कि ऊपर वालों में क्या हो रहा है, वो जहाँ से आ रहे हैं वो उसी चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इनमें क्या हो रहा है, ये आए कहीं और से हैं, अफेक्ट किसी और चीज़ कर रहे हैं। पाथ, PATH, है ना, अफेक्ट डिफरेंट सिस्टम्स। जो HIV वगैरह है, जो आपके सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं, STDs, उनका ठीक है। HIV कॉजेज एड्स, ठीक है, HIV वायरस है जिसके थ्रू एड्स होता है। आ गया समझ आपको? अब थोड़ा ना हम समझते हैं कि एड्स में क्या होता है। देखो एड्स में क्या होता है ना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। जो ये वायरस है ना, ये सीधे सीधे हमारे इम्यून सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, हमारे इम्यून सिस्टम पे अफेक्ट दिखाता है। और उससे क्या होता है, जब हमारा इम्यून सिस्टम ही नहीं रहेगा अच्छा, तो हमें कोई नॉर्मल खांसी जुकाम भी होगा तो भी वो हमें एक बहुत बड़ी बीमारी लगेगी, क्योंकि हमारे पास सैनिक ही नहीं है ना लड़ने के लिए। तो इसीलिए हम एड्स से नहीं मरते हैं। कई लोग जो होते हैं ना कि भाई उसे एड्स था, उस फलाने आदमी को, वो इसीलिए मर गया, नहीं, वो किसी नॉर्मल बीमारी से ही है। लेकिन एड्स ने क्या काम किया, एड्स ने क्या काम किया कि एड्स ने, आप फिर आप कहो कि इस STD ने, इस डिजीज़ की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हुआ। एड्स की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्ट हुआ है, और हमारा इम्यून सिस्टम इम्पेयर हो गया है, इसीलिए हम बाकी नॉर्मल डिजीज़ से भी नहीं लड़ पाए, और हमारे बाकी के उसकी वजह से हमारी मौत हो गई, ऐसा समझ सकते हैं, या फिर किसी बंदे की मौत हो गई। आ गया आपको समझ? तो HIV एड्स में ये होता है। ब्रेन फीवर की अभी आपको डिटेल्स जानने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप इतना समझिए कि ये ब्रेन को अफेक्ट करता है ब्रेन सेल्स को। तो और एक और बात, जैसे हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ कॉजिंग कोई माइक्रोब आया, तो HIV क्या है? HIV एक वायरस है जो कि जिसकी वजह से एड्स होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप क्लियर रखिए। HIV वर्सेस एड्स में आप क्या लिखेंगे? HIV वायरस है, एड्स एक बीमारी है, एड्स डिजीज़ है, HIV वायरस है जो एड्स करता है। और उससे और वो HIV जो है वो कहाँ इफेक्ट दिखाता है, ये वायरस कहाँ पे अटैक कर देता है? ये अटैक कर देता है हमारे इम्यून सिस्टम पे, ठीक है, जिसकी वजह से एक सिचुएशन बनती है हमारी इम्यूनो डेफिशिएंसी। भाई HIV ने अटैक किया हमारे इम्यून सिस्टम पे, जब तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया, हमारा इम्यून सिस्टम दब गया HIV की वजह से। इसीलिए ही हमें एक डिजीज़ क्या थी, एक कंडीशन थी, इसी वजह से एक ख़राब कंडीशन बनी, एक पैथेटिक कंडीशन बनी कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसमें डेफिशिएंसी हो गई। इसी से ही नाम आया एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। आ गया होगा आपको समझ। अब इन्फ्लेमेशन क्या होती है? एक चीज़ होती है इन्फ्लेमेशन। भाई हमारी जो बॉडी है उसमें माइक्रोब्स आए, एक्सटर्नल एजेंट्स डेट कोज डिजीजेस। अब वो आए, हमारी बॉडी चुपचाप नहीं बैठेगी, इम्यून सिस्टम के सेल्स क्या करेंगे, वो जाएंगे अफेक्टेड ऑर्गन पे और उन्हें मारेंगे, उन माइक्रोब्स को मारेंगे, ठीक है, ऐसा होगा। तो जो ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ना, द रिक्रूटमेंट ऑफ द सेल्स टू द अफेक्टेड ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू किल द माइक्रोब्स दैट आर कॉजिंग डिजीज, ये होता है इन्फ्लेमेशन। आया समझ? भाई जैसे मेरा मान लो किडनी अफेक्टेड है मेरी किसी माइक्रोब के थ्रू, तो ना उन माइक्रोब पे अटैक करने के लिए, उन बाहरी एजेंट्स पे अटैक करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम इम्यून सेल्स को भेजेगा जिससे कि वो उसे मारे, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट का ऑफ इम्यून सेल्स का, इनको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन के क्या साइंस होते हैं? इन्फ्लेमेशन के साइंस होते हैं हमारे पेन, रेडनेस, स्वेलिंग,
और टेम्परेचर हमारा हाई हो जाता है जिसे हम फीवर बोलते हैं। अगर तुम्हें फीवर है तो उसका मतलब है कि भाई तुम्हारी इम्यूनिटी लड़ रही है माइक्रोब से, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे अपना ये वाला वीडियो ख़त्म करते हैं।